नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा हृदय, और हृदय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज अपन करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं मित्रों, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। लगभग प्रश्न यहीं से आपका बन जाएगा एग्जाम में, अगर हृदय से प्रश्न बनता है या इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो जिसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट देने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको चैनल से जुड़ना है या नहीं। चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? सीरम, लसिका, प्लाज्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्रव्य का जो रुधिर का जो एक प्रकार से द्रव्य भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है मित्रों। देखिए, द्रव्य की जो वो एक अवस्था प्लाज्मा को भी अब माना गया है। हालांकि लगभग 5 अवस्थाएं द्रव्य की मानी गई, इसमें एक प्लाज्मा भी इसका एक भाग अब मान लिया गया है। तो रुधिर का द्रव्य भाग जो कहलाएगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है? प्लीहा में, लाल अस्थि मज्जा में, लसिका में, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका वो रहेगा, देखिए इसको मैं डार्क करके हटा के बता देता हूँ सीधा सीधा आपको, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, कहाँ पे होगा? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण जो वो होता है। लेकिन अगर बात करें शिशुओं की, जो भ्रूण होता है उसमें किस में होगा मित्रों? जो शिशु आपका छोटा बच्चा जो होगा उसमें होगा प्लीहा में। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बी लिम्फोसाइट, बिम्बाणु, बेसोफिल या मोनोसाइट। तो प्यारे साथियों, बी आपकी प्रश्न है कि WBC नहीं है इनमें से, बी लिम्फोसाइट वगैरह जो है वो है नहीं है, या बिम्बाणु नहीं है, या बेसोफिल नहीं है, या आपका मोनोसाइट नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बिम्बाणु। बिम्बाणु जो है वो आपकी WBC नहीं है, बल्कि एक अलग से रक्त में पदार्थ आपका, एक तो RBC होती है WBC, और एक बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं। तो ऑप्शन 2 मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो मित्रों, रक्त हृदय से परिसंचरण के दौरान 2 बार गुजरता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, भ्रूण अवस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? पहले ही प्रश्न में इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्लीहा में होता है, या यकृत में होता है, या तिल्ली में होता है, या 1 व 3 दोनों। तो देखिए, प्लीहा में होगा, और प्लीहा को ही तिल्ली यानी स्प्लिन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लिन एक ही बात है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, 1 व 3 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला आपका प्रश्न, रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? तो रक्त का मित्रों आपका 55% भाग प्लाज्मा होगा, 45% अलग भाग होगा। प्लाज्मा में भी अगर अपन देखें तो 92% तो क्या होता है? पानी होता है सिर्फ, और बाकी में 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उसमें होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्त में सर्वाधिक मात्रा पाई जाएगी किसकी? तो सबकी पाई जाती है। सर्वाधिक पूछा है मित्रों यहाँ पे आपका, सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है ना? वैसे तो प्लेटलेट्स भी होते हैं, WBC भी होती है, RBC भी होती है, लेकिन रक्त में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हमेशा RBC की। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली वाहिका है? धमनी, शिरा, कोशिका या केशिका, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, रुधिर को हृदय से अंगों की तरफ, भाई अपना ये हार्ट हो गया, अपने मानव जो शरीर होता है उसका हार्ट आपको यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, ये हार्ट जो है ये इसका यहाँ से खून को जो है वो अंगों तक लेकर के जाने का कार्य कौन करता है? तो ये साथियों कार्य किया जाता है धमनी के द्वारा। तो ऑप्शन 1 मित्रों यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। शिरा जो है वो क्या करती है? वो आपके अंगों से रुधिर लेकर के आती है हृदय की तरफ। तो ऑप्शन 1 मित्रों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न,
निम्न में से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, शुद्ध रुधिर किसमें प्रभावित होता है? धमनियों में होता है, शिराओं में होता है, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपकी धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, अभी अभी अपन ने इस प्रश्न में देखा कि हृदय से अंगों की तरफ रुधिर धमनियाँ लेकर के जाएंगी, और निश्चित ही जब हृदय से जब रुधिर निकल करके अंगों की तरफ जाएगा और वो लेकर के जाएंगी धमनियाँ, तो निश्चित ही हृदय से रुधिर जो है वो शुद्ध रुधिर जाएगा साथियों। अब शुद्ध रुधिर आपकी लेकर के जा रही है धमनियाँ, तो निश्चित ही धमनियों से ही जो है वो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होगा। अब एक शिरा भी ऐसी है, एक ऐसी शिरा भी है मित्रों जो आपकी अशुद्ध रुधिर को, शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती है। तो वो कौन सी है आपकी? तो शिरा नहीं आपकी, एक इसमें थोड़ा सा ये शिरा वाला आगे क्लियर करूँगा अगले प्रश्न में। इसमें अपन ये देखेंगे कि देखिए, सामान्य तौर पे जो धमनियाँ होती हैं वो शुद्ध रुधिर लेकर के जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ शुद्ध रुधिर लेकर के जाएंगी, लेकिन एकमात्र धमनी ऐसी है, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, इसको फुफ्फुसीय धमनी अपन कहते हैं। ये फुफ्फुसीय धमनी जो है आपकी अशुद्ध रुधिर लेकर के जाएगी, कहाँ? फेफड़ों में, है ना। केवल फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें से अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये रुधिर ये फेफड़ों में लेकर के जाती है। ठीक है, बाकी धमनियों में अगर देखा जाए तो शुद्ध रुधिर होगा, लेकिन केवल और केवल एक धमनी ऐसी है, फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे। चलिए, शिराओं से संबंधित आगे भी अपने प्रश्न इसी में कि दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर निम्न में से किसके द्वारा आता है? महाधमनी के द्वारा, महाशिरा के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, या फुफ्फुस शिरा के द्वारा? तो यहाँ पे मित्रों आपका आंसर रहेगा महाशिरा के द्वारा जो है वो दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है। ऑप्शन 2 सही होगा। शिराओं की अगर बात की जाए, देखिए धमनियों में सामान्य तौर पे शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और शिराएं जो होती हैं, शिराओं में अशुद्ध रुधिर सामान्य तौर पे साथियों प्रवाहित आपका होता है। लेकिन एकमात्र शिरा, फुफ्फुस शिरा, एक ऐसी शिरा है जिसमें से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, और ये शुद्ध रुधिर फेफड़ों से जो हृदय में वापस प्रवेश करता है, यानी कि फेफड़ों से बाएं आलिंद में, ठीक है, फेफड़ों से बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है, और वो आता है आपके फुफ्फुस शिरा के द्वारा। हालांकि शिराओं में अशुद्ध रुधिर होगा, लेकिन फुफ्फुस शिरा जो है उसमें से आपका शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों में से आपको एग्जाम में एक आधा प्रश्न इनसे संबंधित या जो है वो यही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके हार्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है? दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य, बाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य, या फुफ्फुस शिरा में, या फुफ्फुस धमनी में? तो देखिए मित्रों, अपने को कपाट का प्रश्न पूछा है, अर्धचंद्राकार कपाट का। तो अर्धचंद्राकार जो कपाट है वो आपका साथियों पाया जाएगा फुफ्फुस धमनी में। देखिए, सामान्य तौर पे धमनियों में किसी भी प्रकार के वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते हैं धमनियों में, लेकिन केवल फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, जिससे क्या होगा, दाएं निले से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में जाता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो है, हालांकि धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है हमेशा, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होगा, और वो आपका दाएं नीले से हर आपके फेफड़ों में जाता है, और वहाँ से शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा के द्वारा आपके बाएं आलिंद में आता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझे होंगे सारी चीज़ों को, और अगर समझ में नहीं है एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, हृदय में होने वाले संकुचन को कहा जाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, अनुस्थीलन, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसको अपन बोलेंगे, हृदय में जो संकुचन होता है उसको अपन सिस्टोल कहते हैं, और जो अनुस्थीलन या फिर शिथिलन जिसको बोल दें, अगर फैलाव जिसको बोलते हैं, अगर वो होगा तो उसको डायस्टोल बोला जाएगा। तो डायस्टोल और अनुस्थीलन एक ही बात है, बाकी संकुचन को सिस्टोल बोला जाता है। अगला आपका प्रश्न,
हृदय की गतिविधि की गति निर्धारित कौन करता है, तो ये कार्य कौन करता है, बाह्य आलिंद हृदय पेशी विन्यास आएगा, पेशी न्यास भी बोल देते हैं इसको, सही है ये शब्द भी। फिर दायां आलिंद या उपरोक्त सभी मिलकर, तो इसका उत्तर रहेगा हृदय पेशीन्यास स्व उत्तेजनीय होता है और यही जब वो हृदय की गति को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन 2 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, त्रिवलक कपाट कहाँ पाया जाता है? तो सब लोगों को पता है, हालांकि फिर भी ऑप्शंस देख लीजिए आप। त्रिवलक कपाट को जो है वो आप आंसर सोच के रखिए दिमाग में। त्रिवलक कपाट है, इसको ट्राइकप्सिड वॉल्व भी बोलते हैं ना, ट्राइकप्सिड वॉल्व भी इसको बोला जाता है। ट्राइकप्सिड एट्रियोवेट्रिकुलर वॉल्व इसको कहा जाता है, त्रिवलक कपाट को ध्यान में रखिएगा। और इसका सही आंसर मित्रों क्या रहेगा, ये जो पाया जाएगा ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 मित्रों इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस में संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होने भेजा जाता है, आलिंद में, निलय में या हृदय में या उपरोक्त सभी में? तो किस में संकुचन से ऐसा होता है मित्रों, तो ये आपका होगा निलय में संकुचन से होता है। ठीक है, निलय में जब संकुचन होता है तब रुधिर जो है वो महाधमनी द्वारा जो शरीर में प्रवाहित होने भेज दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माइट्रल वाल्व कहाँ पाया जाता है? इसको द्विवल्नी कपाट भी कहा जाता है मित्रों। माइट्रल जो वाल्व है उसको द्विवल्नी कपाट भी कहते हैं और ये आपका पाया जाएगा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, क्योंकि त्रिवलक कपाट, ठीक है, वो आपका पाया जाता है दाएं आलिंद और दाएं निलय में, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है। लेकिन माइट्रियल वॉल्व यानी द्विवल्नी कपाट जो है वो आपका बाएं आलिंद और बाएं निलय में पाया जाता है, के बीच में पाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है? एक मानव हृदय 4 प्रकोष्ठ में विभक्त है, तो ये ठीक है। अगला, दोनों आलिंदों का आकार दोनों नीलियों के आकार से बड़ा होता है। अगला है, हृदय दोहरे आवरण युक्त अंग हैं, इसमें पेरिकार्डियम द्रव्य भरा रहता है, ये ठीक है। अगला, फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा रक्त को स्वीकृत किया जाता है या शोधित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत नहीं है ये भाषा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो गलत असत्य कथन है वो देखिए, दोनों आलिंदों का आकार दोनों नीलियों के आकार से बड़ा होता है, तो ये गलत है मित्रों। असत्य पूछा था तो ये कथन गलत है बिल्कुल भी, क्योंकि नीलियों का आकार जो है आलिंदों से बड़ा होता है। तो देखिए, दोनों आलिंदों का आकार दोनों नीलियों से बड़ा होता है ऐसा नहीं होता, दोनों नीलियों का बड़ा होगा, यानी निचला भाग जो वो चौड़ा होता है ज़्यादा हृदय का, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 19वां की शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक रुधिर ले जाती है, धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं। तो हृदय से अंगों की तरफ अगर बात की जाए तो एक प्रकार से हृदय से अंगों की तरफ लेकर के जाएंगे, धमनियाँ लेकर के जाती हैं, अपने को पता है। लेकिन मित्रों, अंगों की कोशिकाओं तक धमनियाँ ले गई, अंगों तक पहुंचा दिया, काम खत्म हो गया, आगे कौन लेकर के जाएगा? तो आगे केशिकाएं लेकर के जाती हैं, ऑप्शन 3 सही होगा आपका। ठीक है, बाकी शिराएं जो हैं वो अंगों से रुधिर लेकर के आती हैं, अशुद्ध रुधिर लेकर के आती हैं हर्ट की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, अकशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। तो अकशेरुकी प्राणी जैसे कॉकरोच वगैरह आपके हैं, इनमें आपका मित्रों कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कॉकरोच हुआ, झींगा हुआ, सीपी हुआ, इनमें आपका ये खुला परिसंचरण तंत्र होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं तिल्ली यानी कि स्प्लिन को ऐसा कहा जाता है, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं मित्रों आपका हीमोपोइसिस, रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से रुधिर का क्या कार्य है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, शरीर का पीएच नियंत्रित करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, या 4 उपरोक्त सभी? तो देखिए, बातें सारे बिल्कुल ठीक है। रुधिर का कार्य ताप का नियंत्रण करना भी है, जैसे गाड़ियों में कूलेंट होता है ना, उसी प्रकार बॉडी में ब्लड कार्य करता है। शरीर का पीएच नियंत्रित भी ये करता है निश्चित रूप से। तो ऑप्शन 4 सही होगा, ऑक्सीजन का भी परिवहन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भी आएगा, तो दोनों का परिवहन करता है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से केंद्रक विहीन कोशिका जो नहीं है वो कौन सी है? तो आरबीसी में किसी भी प्रकार का केंद्रक मित्रों नहीं पाया जाता है।
और चालनी नलिकाएं जो पेड़ों में पाई जाती हैं, पादपों में पाई जाती हैं, उनमें भी किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक मित्रों नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बाकी में पाया जाएगा। अगला आपका प्रश्न, सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, 18 से 20 ग्राम प्रति 100 ml, या 5 से 7 ग्राम प्रति 100 ml, या 8 से 10 ml प्रति 100 ml। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका? हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है सामान्यतः पुरुष में जो होती है वो आपकी क्या होगी? सामान्यतः पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो मित्रों इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है, और अगर महिलाओं का पूछ लिया जाए तो मित्रों महिलाओं में 12 से लेके 14 ग्राम प्रति 100 ml आता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, ये आपके प्रश्न थे मित्रों, 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी तैयारी में, और किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो उसको ज़रूर लिख भेजें कमेंट बॉक्स में, और उसको अपन देखेंगे, उसका सही आंसर भी आपको ज़रूर देंगे। लेकिन कोशिश यही की गई है कहीं गलती ना हो, फिर भी हो जाती है कहीं ना कहीं। ऑप्शन जो लिखे हुए हैं साइड में, हो सकता है उसमें से इधर उधर कोई एक आधा ऑप्शन हो जाए, तो कोशिश मेरी पूरी रहती है गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो आप बताएं ज़रूर, उसको सुधारेंगे। और साथियों अगले वीडियो में अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।